हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इस सीरीज का, इस टॉपिक का ये हमारा 6 लेक्चर होगा। ठीक है, 5 लेक्चर इसमें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के और भी कई सारे टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं या मिस हो गए हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने वेवेल योजना तक कवर किया था कि वेवेल योजना क्या थी, उसमें क्या क्या प्रावधान थे और वो क्यों रिजेक्ट हो गई। ठीक है, आज हम लोग आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आज़ाद हिंद फौज का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि 1942 में टोक्यो में, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, कब 1942 टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और वहाँ किस चीज़ का गठन हुआ, भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, इसका गठन किया गया और जून 1942 में बैंकॉक में सम्मेलन हुआ। इसमें इस लीग का अध्यक्ष कैसे चुना गया, रास बिहारी बोस को। ओके, और यहाँ क्या निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना मीन्स आईएनए का समझ लो कि एक प्रीडिसर, तो इसका गठन किया जाएगा। फिर कैप्टन मोहन सिंह को आईएनए का कमांडर नियुक्त किया गया। एक क्वेश्चन आता है कि आईएनए आजाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी, ठीक है, या किसका ब्रेन चाइल्ड था। तो इसका आंसर क्या, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी या कैप्टन मोहन सिंह का ब्रेन चाइल्ड था। ओके, तो कैप्टन मोहन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ। तो इनको आईएनए का कमांडर नियुक्त किया गया और इसमें लगभग 40,000 भारतीय सैनिक था। भारतीय सैनिक कहाँ से आए, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसमें भारतीय सैनिक जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जापान के खिलाफ लड़ते थे। तो उस लड़ाई में जो भी भारतीय सैनिक प्रिजनर ऑफ वॉर मीन्स बंदी बनाए जाते थे, तो उनको लेकर आईएनए का गठन किया गया। स्टार्टिंग में इसमें लगभग 40,000 भारतीय सैनिक थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो कैप्टन मोहन सिंह थे और जापान के बीच में थोड़ा मतभेद पैदा हो गए। दोनों को एक दूसरे की कार्यप्रणाली पसंद नहीं आई और मतभेद पैदा हो गए, तो कैप्टन मोहन सिंह इस पद से अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया। तो बोस, आपको पता है कि भारत से भागकर 1941 में बर्लिन चले गए थे, वहाँ हिटलर से मिले थे और समर्थन मांगा था। लेकिन जर्मनी इंडिया से बहुत दूर था और फिजिकली वहाँ समर्थन देना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वो टोक्यो चले जाएं और जापान की मदद से भारतीय नेशनल आर्मी मीन्स आज़ाद हिंद फौज का गठन करें। तो जून 1943 में वो टोक्यो आ गए। ठीक है, और फिर सिंगापुर में भारतीय सेना में शामिल हो गए। फिर उसके बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया आज़ाद हिंद फौज का। तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। ठीक है, 1943 में क्या हुआ, जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था उसको आईएनए को सौंप दिया। तो अंडमान निकोबार का नाम सुभाष चंद्र बोस ने क्या रखा था, शहीद और स्वराज, शहीद और स्वराज द्वीप। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार का नाम सुभाष चंद्र बोस ने क्या रखा था, शहीद और स्वराज द्वीप। इसके अलावा इसमें और भी कौन सी ब्रिगेड थी, रानी झांसी ब्रिगेड थी, रानी झांसी रेजिमेंट थी, ये महिला ब्रिगेड थी। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। किसने किया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, फिर 6 जुलाई 1944 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आज़ाद हिंद रेडियो से संबोधित किया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर। ठीक है, फिर बाद में चीज़ों ने यूटर्न ले लिया और 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिरा दिए थे तो उसके बाद जापान को यहाँ आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब सिंस जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो उसके बाद ये माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कब, 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, हालांकि एक ओपन सीक्रेट है कि ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी भी यही आता है कि 1945 को सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ठीक है,
अब यहाँ पर आजाद हिंद फौज का अभियान समाप्त हो गया। फिर क्या हुआ? फिर जब आत्मसमर्पण हुआ, सैनिक पकड़े गए, तो उनके खिलाफ फिर मुकदमा चले। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मुकदमा कैसे चला। तो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही पकड़े गए थे, उनके खिलाफ ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मुकदमा चलाया गया। ठीक है, तो पहला मुकदमा किसके खिलाफ चला था? शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह। अच्छा, आप ये देखिएगा कि ये मुस्लिम थे, ये हिंदू थे और ये सिख थे। तो जनता में एक ये भी संदेश गया कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने धर्म की भावना से ऊपर उठकर, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू या सिख हो, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसको ओपन कोर्ट में सुनने का निर्णय किया। ठीक है, और ये कहाँ सुनवाई की गई? लाल किले में की गई। ठीक है, फिर आईएनए के जो सिपाही थे, उनके लिए मुकदमा लड़ने का काम किसने किया? कांग्रेस ने एक आईएनए रक्षा समिति बनाई। रक्षा समिति में उस समय कौन कौन से वकील शामिल हुए? भूलाबाई देसाई, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन कौन शामिल थे। तो भूलाबाई देसाई, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, ये आईएनए रक्षा समिति के सदस्य थे, और इन्होंने जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, उनके लिए मुकदमा लड़ने का काम किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि देश भर में आईएनए के सिपाहियों के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। फिर जब मुकदमा चल रहा था, तीनों आईएनए के सदस्यों को युद्ध छेड़ने का दोषी पाया गया, लेकिन उन्हें मौत की सजा नहीं दी गई, उन्हें आजीवन कारावास दिया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, बाद में जो सजा दी गई वो भी जनता के दबाव में उसको माफ कर दिया गया। अब ये माफ कैसे किया गया? देखिए कि एक बार भगत सिंह को फांसी दी गई थी और कांग्रेस ने उसको अपने से अलग कर लिया था। ठीक है, उनके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी थी कांग्रेस या गांधी जी ने। तो उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ लोगों में एक भावना आ गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ फिर क्या हुआ कि यहाँ कांग्रेस ने भी आईएनए के सिपाहियों का समर्थन किया, उनके लिए वकालत की, और जनता ने भी प्रदर्शन स्टार्ट किए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक हर तरफ से दबाव पड़ा और उन्हें आईएनए के सिपाहियों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, फिर जब इनको रिहा कर दिया गया तो उनका नायकों की तरह स्वागत किया गया। इसमें कांग्रेस भी पूरी तरह शामिल रही। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन बनाए गए? रास बिहारी बोस बनाए गए। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ठीक है, इसका आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बाद में इसको किसको आमंत्रित किया गया? सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया। कहाँ? सिंगापुर में। ठीक है, फिर जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह आईएनए को सौंप दिया। उसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने क्या रखा? शहीद और स्वराज। इसमें एक झांसी रानी ब्रिगेड भी थी, एक महिला ब्रिगेड थी। उसका नेतृत्व किसने किया? कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। ठीक है, सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ठीक है, फिर 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जो मुकदमा चला था, पहला मुकदमा शहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह के खिलाफ चला था। ठीक है, कहाँ चला था? लाल किले में चला था। इसके समर्थन में इनके लिए वकालत किसने की थी? आईएनए रक्षा समिति ने की। इसमें कौन कौन से वकील थे? भूलाबाई देसाई, आसफ अली, शरद चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू। ओके, उसके बाद लोगों के दबाव और कांग्रेस के दबाव में सारे आईएनए के सिपाहियों को छोड़ दिया गया, उन्हें बिना किसी सजा के। उसके बाद इनका स्वागत किया गया नायकों की तरह, और सब लोगों ने मिलकर, इसमें कांग्रेस भी शामिल थी, इन्होंने जश्न मनाया। ठीक है, तो इसके आगे कैबिनेट मिशन और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, इस टॉपिक को। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।